हाँ जी, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल उन्नति इन ज़ूलॉजी। सो उन्नति इन ज़ूलॉजी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एंड वन ऑफ आवर स्टूडेंट हैव आस्क्ड अबाउट टॉपिक इकोलॉजी। एक स्टूडेंट है जिन्होंने इकोलॉजी के स्टूडेंट के लिए बोला था कि मैडम आप इकोलॉजी का चैप्टर पढ़ा दीजिए, है ना। सो मोर देन 12th बायोलॉजी, जो आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप CBSE बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इकोलॉजी आपका 12th में चैप्टर है ना। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MSc zoology or botany, if you have ecology as a unit, and also if you are student of RPSC exam, candidate for any state's PGT biology exam, so this video will be going important for you. सो इकोलॉजी हम इस टॉपिक में स्टार्ट करेंगे इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के बारे में। तो इकोलॉजी क्या होती है और इन्वायरमेंट बायोलॉजी क्या होती है वो मैं आपको इस चैप्टर के अंदर या इस वीडियो के अंदर नोट्स बताऊंगी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, एक स्टूडेंट ने डिमांड की थी तो उस स्टूडेंट की डिमांड पर ये वीडियो मैं डाल रही हूँ इकोलॉजी के नोट्स के लिए। ठीक है, अच्छे से मैं समझाने की आपकी कोशिश करूँगी। जो भी कोई आपकी क्वेरीज क्वेश्चन से डाउट रह जाए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, और वीडियो आपको कैसा लगता है, क्या आपको समझ में आता है, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। ओके, हाँ, तो जल्दी से फटाफट से लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आप देख रहे हैं और आपको ये जो नोट्स हैं हैंडराइटिंग क्लियर आपको समझ में आ रही है तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इकोलॉजी की टॉपिक को अपने। ओके, तो देखिए इकोलॉजी क्या होती है। इकोलॉजी जो ये वर्ड है, इस इकोलॉजी वर्ड का मतलब इंटर रिलेशनशिप की स्टडी। देखो इकोलॉजी, इको मतलब अपना इकोसिस्टम एंड लॉजी मतलब स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। एंड व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम का मतलब होता है जब कोई भी इंडिविजुअल जिस एरिया में जिस जगह पे रह रहा है वहाँ के जो आसपास की चीज़ें हैं उनसे वो कैसे इंटर रिलेशनशिप शो कर रहा है, कैसे आपस में टू और मोर देन टू लिविंग थिंग्स, या फिर यू कैन से बायोटिक थिंग्स एंड अबायोटिक थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। दिस टॉपिक इज नोन एज इकोलॉजी। ठीक है, यानी कि हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स डील विद द एनवायरनमेंट, what and in what purpose they are dependent on each other. So interrelationship of all living organisms in the environment is called ecology. This term ecology, this is very important. This term ecology was given by Richter. किसने दिया था ये टर्म? रिटर ने दिया था, या फिर यू कैन से अर्नेस्ट हैकल ने इस टर्म को पॉपुलराइज किया था। दिया था रिटर ने, लेकिन अर्नेस्ट हैकल ने इस टर्म को पॉपुलराइज किया था। तो ये आपको याद रखना है, अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, इसके बाद ये जो टर्म इकोसिस्टम है ये देखो किसने दिया था? एजी टेस्ले, है ना। देखो इकोलॉजी ऊपर मैंने लिखा है हैकल के लिए एंड इकोसिस्टम मैंने लिखा है एजी टेस्ले। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आप ना रखें। इकोलॉजी टर्म जो है वो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था एंड इकोसिस्टम टर्म जो है वो एजी टेस्ले ने दिया था। ठीक है, आप देखिए फादर ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी के फादर किन्हें कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बल, ये फादर ऑफ इकोलॉजी कहलाते हैं, अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट। ठीक है, इसके बाद फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, तो इंडियन इकोलॉजी की फादर है RD मिश्रा। कि कौन है ये? RD मिश्रा। अच्छा, RD कौन है? रामदेव। ठीक है, तो रामदेव मिश्रा जो है वो इंडियन इकोलॉजी के फादर कहे जाते हैं। एंड ऑल ओवर अगर आप बात करें तो इकोलॉजी के फादर है वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बल है। तो इकोलॉजी क्या होती है? इंटर रिलेशनशिप स्टडी होती है ऑर्गेनिजम्स और इनके एनवायरनमेंट के बीच में। ये टर्म इकोलॉजी रिक्टर या फिर हैकल ने दिया था। इकोसिस्टम जो टर्म है वो एजी टेस्ले ने दिया था। फादर ऑफ इकोलॉजी है अलेक्जेंडर वॉन हम्बल एंड फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी है RD मिश्रा, रामदेव मिश्रा। ठीक है, अब देखिए फादर ऑफ प्लांट इकोलॉजी, इंडियन इकोलॉजी में तो RD मिश्रा हो गए। अब प्लांट इकोलॉजी के बारे में कौन बताता है? तो वो है आपके एल्टन। कौन है? एल्टन। अच्छा, एल्टन के बारे में आप एक और बात जानते होंगे, इन्होंने इकोलॉजी इसी टॉपिक पे एक टॉपिक है एल्टोनियन पिरामिड, वो भी दिया था, जिसको अपन आगे डीपली पढ़ेंगे। तो उसको वहाँ तक देखने के लिए आपको जो मैं जितने भी इकोलॉजी से रिलेटेड मैं पार्ट्स डालूंगी, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जो भी डालेंगे अपन इस वॉल्यूम में, है ना, तो वो आपको कम्प्लीटली सारे देखने पड़ेंगे।
तो प्लांट इकोलॉजी के फादर कहलाते हैं एल्टन, क्योंकि एल्टन ने एल्टोनियन पिरामिड्स दिए, कंसेप्ट ऑफ पिरामिड दिए, जिनको एल्टोनियन पिरामिड कहा जाता है, जिसमें आपका पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में। ठीक है, तो प्लांट इकोलॉजी के फादर एल्टन कहलाते हैं। इसके बाद देखिए ऑडम, ऑडम जो है इकोलॉजिस्ट है एक, है ना। तो ऑडम ने इकोलॉजी के बारे में क्या कहा है, इन्होंने भी इकोलॉजी की डेफिनेशन दी है। क्या भाई, कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ नेचर, यानी कि नेचर का क्या फंक्शन है, क्या रोल प्ले नेचर कर रहा है स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए, है ना, तो वो इकोलॉजी है। ठीक है, अब देखिए स्क्रॉटर एंड किश्नर, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको सभी जो भी साइंटिस्ट हैं इकोलॉजी के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन बता रही हूँ एक साथ। ठीक है, ताकि अपन जब आगे आगे अलग अलग पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर कंफ्यूजन या कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो देखिए कौन है ये, स्क्रॉटर एंड किश्नर। तो ये स्क्रॉटर एंड किश्नर ने ऑटो इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी का कंसेप्ट दिया। ऑटो इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी क्या होती है अपन आगे डिफाइन करेंगे। ऑटो इकोलॉजी देखिए क्या होता है, जब इकोलॉजी अपने आप से वर्क करती है, ये इकोलॉजी अपने आप पे डिपेंड करती है, इंटरडिपेंडेंस शो करती है, वो ऑटो इकोलॉजी है। यानी आप पूरे इकोसिस्टम की या किसी एक इंडिविजुअल बात करो ना, मतलब किसी एक इंडिविजुअल की डिपेंडेंस से बात करो तो वो ऑटो इकोलॉजी है। एंड सिन इकोलॉजी मतलब अब कंप्लीटली ओवरऑल जो इंटरडिपेंडेंसी है वो बात करते हैं, तो दैट इज सिंकोलॉजी। अब देखिए एडवर्ड विल्सन, तो एडवर्ड विल्सन ने जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी उसको दिया था, उसको पॉपुलराइज किया था। कौन सा टर्म, बायोडाइवर्सिटी, किसने दिया था, एडवर्ड विल्सन, पॉपुलराइज किया था इन्होंने, एडवर्ड विल्सन ने। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, द टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी टाइप ऑफ डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन द लिविंग वर्ल्ड, है ना, इस लिविंग वर्ल्ड में कितने डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, इसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो ये एडवर्ड विल्सन ने वर्ड पॉपुलराइज किया था, दिस इज बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट इज शेल्फोर्ड, तो शेल्फोर्ड आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट इकोलॉजिस्ट है जिन्होंने लॉज ऑफ टॉलरेंस दिए हैं। क्या दिए, लॉज ऑफ टॉलरेंस, जिसे आप शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस भी कहते हैं। शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस की मतलब भाई किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट में रहने के लिए एक टॉलरेंस लेवल होता है। कोई ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम लेवल पे रहता है, कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो मिनिमम लेवल पे रहते हैं, और कुछ जो है मैक्सिमम मिनिमम के बीच में जो गैप होता है एवरेज रेशियो वहाँ रहते हैं। ठीक है, तो ये शेल्फोर्ड ने लॉ ऑफ टॉलरेंस दिया, इसको भी अपन आगे एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट इज ग्रिनेल, तो ग्रिनेल ने जो टर्म है नीश ये दिया था। नीश क्या होता है, नीश इज द हैबिटेट, नीश इज द हैबिटेट, कोई भी लिविंग इंडिविजुअल किस एरिया में रह रहा है, कहाँ रह रहा है, उसका जो घर है, उसका जो हैबिटेट है जिसमें वो अपनी सारी इंडिविजुअल एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, दिस इज कॉल्ड नीश। ठीक है, नेक्स्ट इज हचिंसन, तो हचिंसन ने कौन सा कंसेप्ट दिया है भाई, देखिए हचिंसन ने कंसेप्ट ऑफ मल्टी डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम नीश दिया, इसको भी अपन आगे एक्सप्लेन करेंगे। पॉल एरलिख वेरी इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने रिवर्ड पॉपर हाइपोथेसिस दिया है। इकोलॉजी के अंदर ये सभी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपन आगे डीपली एक्सप्लेन करेंगे। गॉस ने दिया है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, जिसे अपन गॉस प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। एमसी आर्थर ने दिया रिसोर्स पार्टीशनिंग, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल्स जब एक साथ रहते हैं तो इनको रिसोर्स को पार्टीशन करना पड़ता है ना, ताकि जो कंपटीशन या फाइट है उससे रहा जा सके, रुका जा सके। नेक्स्ट इज की स्टोन स्पीसीज कंसेप्ट, तो की स्टोन स्पीसीज कंसेप्ट का जो टर्म है ये पैन रॉबर्ट ने दिया। ठीक है, इसके बाद कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो जो सक्सेशन अपन पढ़ते हैं कैसे हमारा जो सक्सेशन हुआ है, ज़िराक सक्सेशन एंड हाइड्रा सक्सेशन, इसको क्लेमेंट ने दिया था, क्लेमेंट ने। ठीक है, फिर इकोटाइप जो टर्म है वो टोरेसन ने दिया। एल्टन ने वही सेम बात मैंने बताया आपको, यहाँ पर एल्टोनियन पिरामिड्स दिए हैं। फिर कार्ल मॉबियस ने बायोसिनोसिस एंड इकोलॉजी टर्म को डिफाइन किया और उनके बारे में बताया। हुल्स ने सक्सेशन टर्म बताया। मेयर ने हॉटस्पॉट टर्म दिया और हॉटस्पॉट क्या होते हैं वो चीज़ बताई। एंड रोसेन ने दिया टर्म बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये थे सारा साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन एंड उनकी हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड इन इकोलॉजी।
तो इकोलॉजी में ये सब टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। आई होप ये जो आपको साइंटिस्ट का पार्ट था ये समझ में आया होगा। इसमें तो वैसे देखो कुछ भी समझने का नहीं है, यू हैव टू जस्ट मेमोराइज ऑल दिस थिंग्स। एंड मेमोराइज या लर्न आपको कब होंगे, जब आप इनको 2 या 3 बार रिपीट करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना ये डायरेक्ट पीवाईक्यूज एंड क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं जब भी आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम का क्वेश्चंस होता है। और तो आपको एकदम कंफर्म पता होना चाहिए कि भाई किस टर्म को किसने दिया था, किस चीज़ को किसने इन्वेंट किया था, तो तब आपको ये काम आते हैं। ओके, नाउ देखिए कुछ अपन इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेज एंड इंपॉर्टेंट ईयर्स देख लेते हैं। हाँ जी, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। तो फर्स्ट इज ओजोन डे। ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर 16 सितंबर। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आप सबको पता है 5 जून इज नोन एज द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट दैट इज 1980 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन 2 फेब 1971 में स्टार्ट हुआ था। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में लागू हुआ था जो कि मनाया फॉलो किया था। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ, उसके बाद से ये डायरेक्टली लगातार चल रहा है। अर्थ समिट वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थ समिट का तो कई बार पूछा जाता है। तो रियो डी जेनेरियो में है ना, रियो डी जेनेरियो जगह का नाम है, वहाँ पे अर्थ समिट 1992 में सबसे पहले परफॉर्म किया गया। उसके बाद वर्ल्ड समिट 2002 में हुआ। ये क्वेश्चन भी बहुत बार बेटा पीवाईक्यू आया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए आप चाहे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी, तो 2 या 3 दिसंबर। देखो 2 दिसंबर की रात 12 बजे के पहले एंड 3 दिसंबर की रात अगली हो गई है ना, 12 बजे के बाद। तो 2 और 3 दिसंबर की रात 1984 के अंदर भोपाल में आपकी जो फैक्ट्री थी एक, वहाँ पे M-आइस रिलीज हो गया था, है ना। तो वो आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड की जो गैस है वो रिलीज हो गई थी, जिससे बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। और वो जहरीली गैस, पॉइजनस गैस का इफेक्ट काफ़ी लंबे समय तक चला है। तो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी आपको याद रखनी है। 2 दिसंबर या 3 दिसंबर आपको आंसर में मिलेगा, तो आपको 2 दिसंबर टिक करना है, या फिर अगर आपको 3 दिसंबर, देखो अप्रोप्रिएट तो आप मानोगे 2 दिसंबर को, अगर 2 या 3 दिन दोनों दिए हुए तो आप 2 दिसंबर को मानेंगे, अदरवाइज 2 या 3 दिसंबर आपको दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चेरनोबिल डिजास्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका होता है 26 अप्रैल 1986। तो इस पेज में अपन ने एक बार फिर से देख लीजिए क्या देखा। अपन ने यहाँ पर देखा इकोलॉजी क्या होती है, क्या उसके डेफिनेशन ऑल है, टर्म्स किसने दिया, इकोसिस्टम क्या होता है, एंड वेरियस साइंटिस्ट एंड देयर रोल इन इकोलॉजी। इसके बाद अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखे जो बहुत ही आपके पीवाईक्यूज बनते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अगले टॉपिक पर। हाँ जी, अब देखिए अगला टॉपिक। सो अगला टॉपिक इज ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी। अब हम बात करेंगे इकोलॉजी की कौन सी ब्रांचेस होती है ना, मतलब इकोलॉजी को अपन ने किस सिस्टम में डिवाइड किया है। तो देखिए ब्रांचेस इकोलॉजी में 2 हैं, ऑटो इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑटो इकोलॉजी होती है किसी इंडिविजुअल के बारे में, तो स्पीसीज की जो इकोलॉजी है तो वो आपका कहलाती है ऑटो इकोलॉजी। ठीक है, अच्छा ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा है स्क्रॉटर एंड कर्चनर, जो अभी पीछे भी मैंने आपको बताया स्क्रॉटर एंड कर्चनर ने ये दोनों टर्म्स दिए थे, इनके बारे में बताया था। सो आपको याद रखना है ऑटो इकोलॉजी मतलब स्पीसीज इकोलॉजी, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द सिंगल स्पीसीज एंड इट्स एनवायरनमेंट। किसी भी सिंगल स्पीसीज का उसके एनवायरनमेंट के साथ जो इंटर रिलेशनशिप होगा वो होगा ऑटो इकोलॉजी। ऑटो मतलब होता है खुद से है, खुद से का मतलब आप मानेंगे कि इंडिविजुअल स्पीसीज के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है दैट इज कॉल्ड ऑटो इकोलॉजी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सिन इकोलॉजी। सिन इकोलॉजी का मतलब होता है कम्युनिटी इकोलॉजी। कम्युनिटी का मतलब ग्रुप में जब लोग रहते हैं, ग्रुप में जब इंडिविजुअल्स रहते हैं तो आपस में कैसे वो इंटरलिंक्ड है, इंटर रिलेशनशिप को शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी, सिन इकोलॉजी। तो ये पॉपुलेशन लेवल पे एंड ऑर्गेनिज्म लेवल पे शो होती है। तो ये 2 ब्रांचेस है इकोलॉजी की जिनके बारे में स्क्रॉटर एंड कर्चनर ने बताया, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि हाउ डज और इकोलॉजी वर्क्स, अपना इकोलॉजी वर्क कैसे करता है, क्या क्या फैक्टर्स इसमें आते हैं। सो बेसिकली देयर आर 2 फैक्टर्स इन इकोलॉजी। इकोलॉजी में देयर आर 2 फैक्टर्स, द फर्स्ट वन इज अबायोटिक फैक्टर एंड द सेकंड वन इज बायोटिक फैक्टर। व्हाट इज अबायोटिक फैक्टर? Abiotic mean all the living components, all the non-living components of the environment
वेयर इन इन्वायरमेंट यू आर लिविंग, जिस भी इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स. द फर्स्ट वन इज अबायोटिक फैक्टर्स. दीज आर नोन एज द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड द बायोटिक कंपोनेंट्स आर द living components of environment. Okay, now just see your surrounding. Whenever you are outside, whenever you are in a garden or in a park, okay, then just look at your surrounding. What you will observe? Comment me in the comment section what you will observe when you will look into the surrounding. जब आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो आप क्या देखते हैं, क्या पाते हैं, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है. देखिए भाई, जब भी आप अपने आसपास देखते हैं तो आपको दो ही चीजें दिखती हैं. या तो आपको आपके आसपास नॉन लिविंग थिंग्स दिखाई देंगी या आपको अपने आसपास लिविंग थिंग्स दिखाई देंगी. तो जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं आपके आसपास वो सारे के सारी अबायोटिक फैक्टर्स हैं. क्या है भाई वो? अबायोटिक फैक्टर्स. जैसे कि फॉर एग्जांपल एयर, wind, you can feel air and wind, है ना. for example atmosphere, for example temperature, like there is hot or cold, you can feel the temperature. like soil, you see and observe soil, you see water, you see rock, you see mountains, you see sand, soil, है ना. these all are abiotic factors. यानी कि abiotic factors वो होते हैं जहाँ हम रह रहे हैं, हमारे लिविंग इंडिविजुअल्स के रहने के लिए एज ए सोर्स, एज ए हेल्प करते हैं. वो आपके फैक्टर्स जो कि नॉन लिविंग है खुद, ठीक है, वो कहलाते हैं एबायोटिक फैक्टर्स. जैसे कि आपके माउंटेन्स हो गए, रॉक्स हो गए, सैंड हो गया, टेम्परेचर हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सब एबायोटिक फैक्टर्स हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज बायोटिक फैक्टर. सो बायोटिक फैक्टर्स आर द ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ योर सराउंडिंग. अब अपने आसपास देखिए, सराउंडिंग में देखिए क्या क्या लिविंग कंपोनेंट्स आप देख पा रहे हैं. देखिए आप अपने आसपास दो ही लिविंग कंपोनेंट्स देख पा रहे हैं. द नंबर वन इज प्लांट्स एंड द नंबर टू इज एनिमल्स. ठीक है, क्या कोई तीसरी कैटेगरी आप देख पा रहे हैं? नहीं ना. तो आप एक कैटेगरी देख पा रहे हैं प्लांट्स की एंड एक कैटेगरी आप देख पा रहे हैं एनिमल्स की. सो द प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स एंड आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स एंड द एनिमल्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स और आल्सो नोन एज कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स. सो ये थे इकोलॉजिकल फैक्टर्स. तो देखिए याद रखना आपको, ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी भी दो होती हैं, ऑटो इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी. तो भाई ब्रांचेस भी दो होती है, ऑटो इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी. एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स भी दो होते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स. ओके, एबायोटिक फैक्टर्स आर द all the non-living components of the atmosphere, of the environment, and all the living components of the environment are called biotic factors. Now let us describe these in detail. सो अबायोटिक फैक्टर्स को हम पहले डिटेल में डिस्क्राइब कर लेते हैं, उसके बाद अपन बायोटिक फैक्टर्स को डिस्क्राइब कर लेंगे. उसके बाद हम इन दोनों के इंटर रिलेशनशिप देखेंगे, हाउ दीज आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. तब जाके हमारा कोई इकोसिस्टम जो है, इकोलॉजी चैप्टर जो है वो कुछ हद तक कंप्लीट होने को आएगा. तो देखिए, फर्स्ट इज अबायोटिक फैक्टर्स. अभी मैंने आपको बताया all the non-living components of your environment are called abiotic factors. So these abiotic factors, the first one is atmosphere. First one जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें हम रहते हैं, जो हमारी you can say reason of life on earth, that is atmosphere, है ना. तो atmosphere is the layer of air surrounding the earth. Layer of air, एयर की जो लेयर है जो अपने अर्थ को सराउंड किए हुए, जिसकी वजह से अर्थ पर यू कैन से लाइफ है ना, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. सो एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ गैसेस और क्लाउड्स कवरिंग द प्लैनेट अर्थ, है ना. और दिस इज द रीजन, दैट इज द रीजन ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ. तो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर, there are many layers in the atmosphere, and all the layers, arrangement of all the layers in the atmosphere is called stratification. What is this called? Stratification of atmosphere. So we will see how many types of layers are there in atmosphere. देखिए, what is atmosphere? Atmosphere is the layer of air. सिंपल सी बात, सिंपल सी टर्म, एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग योर प्लैनेट. ठीक है, जिस प्लैनेट पे आप रह रहे हैं उस प्लैनेट पर आपको एयर सराउंड किए हुए, और एयर की बहुत सारी लेयर्स होती हैं जो लेयर्स आपको लाइफ देती हैं, जो लेयर्स आपको लाइफ कराती हैं, आपकी जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है. तो ये जो लेयर्स हैं, इन लेयर्स का अरेंजमेंट कैसे है एटमॉस्फेयर में, दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन.
दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, तो देखिए लेयर कितनी है भाई, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेयर कौन सी कितनी है एंड सीक्वेंस में आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। तो देयर आर 4 लेयर्स इन अवर एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर और ऑल्सो नोन एज आयनोस्फेयर। ठीक है, ये आयनोस्फेयर लिखा हुआ है मैंने। So there are 4 layers. Repeat with me. Repeat with me. Troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere और ionosphere। देखिए बेटा ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो किसी भी आरपीएससी, EMRS, HTET, HPTET है ना, HPSC या कोई भी बोर्ड का एग्ज़ाम, जैसे अभी GIC के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो बायोलॉजी का अगर आप सब्जेक्ट लेके बैठे हैं तो आपके हर एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और देखिए अभी तो EMRS पे भी क्या कर दिया है, नेक्स्ट जो आपके Tier 1 के बाद Tier 2 होगा वो सब्जेक्टिव होगा, तो वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन लिखने आएंगे जो कि आपको लॉन्ग आंसर भी आएंगे, तो आप ऐसे ही आंसर करेंगे सो दैट यू कैन गेट आउट मार्क्स। ठीक है, या फिर आप जो 12th बोर्ड में एग्जाम्स में क्वेश्चन दे रहे हैं तो आपको वहाँ पे ऐसे टाइप लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन का आप भी आंसर ऐसे देंगे तो एग्जामिनर हैप्पी हो जाएगा, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा आपका ये जो आंसर लिखने का पैटर्न है। तो मेरे साथ आप बोलेंगे, रिवाइज करेंगे, लर्न करेंगे तो आपको क्लास में ही लर्न हो जाएगा कि हमारा टॉपिक क्या था। ओके, so repeat with me, how many layers of atmosphere are there? There are 4 layers of atmosphere. So first one is troposphere, second is stratosphere, third is mesosphere and fourth is ionosphere. Okay, now next definition is of lapse rate. What is lapse rate? lapse rate का मतलब क्या होता है? देखो जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हो, मतलब अर्थ से ऊपर जाते हो, है ना, जमीन से, सिंपल सी बात, जमीन से जब आप ऊपर की तरफ, स्काई की तरफ ऊपर जाते हो तो आप फर्स्ट लेयर टू सेकंड लेयर जाते हो, फिर सेकंड लेयर टू थर्ड लेयर जाते हो, है ना। तो तब क्या होता है, सिंपल सी बात है, देखो जब आप मतलब आप जमीन से, धरती से ऊपर एल्टीट्यूड की तरफ जाते जाओगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। क्या होगा भाई? टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यानी कि अपने जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं उनमें नीचे के लेयर्स में ज़्यादा टेम्परेचर होता है एंड ऊपर के लेयर्स में कम टेम्परेचर होता है। ठीक है, ऊपर के लेयर्स में कम टेम्परेचर होता है, जो लेयर नीचे होती है धरती पे उनमें ज़्यादा टेम्परेचर होता है और ऊपर होती है उनमें कम टेम्परेचर। तो यानी कि जब आप ऊपर बढ़ते हो लेयर्स में तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, कितना? 6.5 सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। ठीक है, सॉरी सेंटीग्रेड नहीं, सेल्सियस है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो जितना 1 किलोमीटर आप एटमॉस्फेयर में ऊपर उठे हो उतना आपका 6.5 टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। दिस डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग द एटमॉस्फेयर लेयर्स, है ना, इट इज कॉल्ड लैप्स रेट। यानी कि देखो ये डायग्राम आपको अभी दिखाऊंगी ना, समझाऊंगी तो आपको और समझ में आ जाएगा। लैप्स रेट का मतलब होता है जब आप एटमॉस्फेयर की 1 लेयर से नेक्स्ट लेयर जाते हो, है ना, स्ट्रैटिफिकेशन में जब ऊपर बढ़ते हो तो टेम्परेचर कम होता है। तो ये जो टेम्परेचर कम हो रहा है इसी को कहते हैं लैप्स रेट। क्या कहते हैं? लैप्स रेट। देखो मैंने लगा रखा है PYQ, बहुत सारे एग्जाम्स पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है PYQ क्या लैप्स रेट क्या होती है। ठीक है, अब देखिए ट्रोपोस्फेयर में आपका एटमॉस्फेयर कितना होता है, ट्रोपोस्फेयर से मेसोस्फेयर जब जाएंगे तो 6.5 टेम्परेचर डिक्रीज होगा, लेकिन याद रखिएगा, आगे याद रखिएगा, मेसोस्फेयर से हम आयनोस्फेयर में जाएंगे, थर्मोस्फेयर में जाएंगे तो टेम्परेचर जो आपका क्या होगा, वही डिक्रीज होगा, लेकिन जो आपका मेसोस्फेयर के आगे का टेम्परेचर वो बहुत कोल्ड होता है, बहुत कोल्ड, है ना, उसको अपन मेसोपॉजिटिव बोलते हैं। आयनोस्फेयर के बाद टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होना शुरू होता है वापस, यानी कि आयनोस्फेयर से पहले टेम्परेचर डिक्रीज होगा एंड आयनोस्फेयर इज द लास्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। उसको क्रॉस करने के बाद तो आप स्पेस में आ चुके हैं, है ना, यहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहाँ पे कैसा होगा, टेम्परेचर अगेन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ओके, नाउ यू हैव टू विजिट दिस। Okay, now you have to see about the layers of atmosphere सराउंडिंग यू। अब देखिए मैंने आपको अभी भी बताया कितनी लेयर्स है भाई, 4 लेयर्स है। देखिए मैंने 4 लेयर्स बताई, तो ये देखिए ये अर्थ है, ये क्या बनाई है, नीचे मैंने अर्थ बनाई है। अब अर्थ के देखिए पहली लेयर देखिए ये ट्रोपोस्फेयर, क्या है ये, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद सेकंड लेयर क्या है भाई,
स्ट्रेटोस्फीयर। देखो स्ट्रेटोस्फीयर, फिर नेक्स्ट लेयर इज मीजोस्फीयर, उसके बाद नेक्स्ट लेयर इज मीजोस्फीयर के बाद नेक्स्ट लेयर थर्मोस्फीयर एंड नेक्स्ट इज आयनोस्फीयर। तो भाई ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, देखो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर एंड दीज आर सेम, दोनों ही सेम नेम है, तो थर्मोस्फीयर बोलो या आयनोस्फीयर बोलो। तो ये 4 लेयर्स है, ठीक है। तो देखो याद रखिएगा हमारे अर्थ पर सबसे पहली जो अर्थ पर लेयर जिसमें आप रहते हैं, जो लाइफ गिविंग है, वो कौन सी है भाई? वो है आपकी ट्रोपोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर इज द लाइफ गिविंग लेयर ऑफ एयर, ठीक है। ये अपनी अर्थ से, जमीन से 18 किलोमीटर ऊपर तक होती है, ठीक है। 18 किलोमीटर फ्रॉम इक्वेटर ये होती है। अच्छा, जो आपका पॉइंट है जहाँ पे आपकी एक लेयर खत्म हो रही है और दूसरी लेयर शुरू हो रही है, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉज, ट्रोपोपॉज। देखो पॉज मतलब रुकी है ना, एंड किसके बाद में है? तो ट्रोपोपॉज, ट्रोपो के बाद पॉज है, तो ट्रोपोपॉज। और स्ट्रेटोस्फीयर मीजोस्फीयर के बीच में जो पॉज होगा दैट इज स्ट्रेटोपॉज, ठीक है। एंड मीजोस्फीयर से थर्मोस्फीयर के बीच में जो पॉज होगा दैट इज मीजोपॉज, ठीक है। एंड उसके बाद इनके बीच में यहाँ पे कोई पॉज नहीं, बिकॉज दीज आर सेम। अब देखिए अभी मैंने क्या बताया, ये जो देखो ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर है, ये दोनों मिलाकर कहलाते हैं लोअर एटमॉस्फेयर, क्योंकि हम जो लोग हैं ना जीवित रहते हैं इन्हीं दोनों में। स्ट्रेटोस्फीयर में तो आपकी एरोप्लेन्स चलती है ना, स्ट्रेटोस्फीयर में आपकी एरोप्लेन की लेयर होती है, तो आपकी एरोप्लेन स्ट्रेटोस्फीयर में चलती है। ट्रोपोस्फीयर में आप रहते हैं, सांस लेते हैं। हमारी बैड ओजोन ट्रोपोस्फीयर में होती है ना, और गुड ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। मतलब ओजोन की जो पतली लेयर है वो ट्रोपोस्फीयर में होती है, और ओजोन की मोटी लेयर कहाँ पर है? स्ट्रेटोस्फीयर में। तो ये ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर जो फर्स्ट 2 लेयर्स ऑफ टेम्परेचर हैं, जो कि 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक आ गई हैं, ये लोअर एटमॉस्फेयर कहलाती हैं। यहाँ तक टेम्परेचर आराम से डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे मीजोस्फीयर में। मीजोस्फीयर कितनी हो गई? 50 किलोमीटर से लेकर 85 किलोमीटर तक आपकी हो गई। तो ये मीजोस्फीयर जो ये कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर है। क्या है भाई? ये कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, सबसे ठंडा एरिया है एटमॉस्फेयर का, ओके। उसके बाद देखिए मीजोस्फीयर के बाद नेक्स्ट जो दोनों हैं ऊपर की, ये मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, आयनोस्फीयर, ये जो दोनों हैं या तीनों आप बोल लीजिए, तीनों आपकी अपर एटमॉस्फेयर कहलाती है। क्या कहलाती है? अपर एटमॉस्फेयर। यहाँ पर जब आप और ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। देखिए ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर में ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, लेकिन मीजोस्फीयर के बाद जब आप ऊपर और जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? वापस से हॉट होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए जब आप आयनोस्फीयर में जाएंगे तो आप सबसे हॉटेस्ट टेम्परेचर वहाँ पे पाएंगे, जहाँ का टेम्परेचर जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है ना। और मीजोस्फीयर जो था वो कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर था, बहुत ठंडा है, ठीक है। कितना? -90 समथिंग लिख रखा है मैंने, इतना ठंडा है, ठीक है। -90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और यहाँ पर कितना था? यहाँ पर आपका कितना था? जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना, सर्दी और गर्मी के अकॉर्डिंग उतना होता है। तो ये था अबाउट एटमॉस्फेयर। क्या था ये? अबाउट एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज द फर्स्ट अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ और एटमॉस्फेयर इकोसिस्टम, ठीक है। तो हम इकोसिस्टम की यूनिट स्टार्ट किए हुए हैं, आज इतना ही पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अगला मैं पार्ट 2 वीडियो डालूंगी जिसमें मैं आपको अबायोटिक फैक्टर्स में एटमॉस्फेयर के अलावा जो ये नेक्स्ट है, लाइट एंड टेम्परेचर है, सॉइल है, H2 है, इन सबको मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो आपको कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना आपको कि मैम प्लीज़ वीडियो नेक्स्ट डालिए आप, सो दैट आई कैन गेट मोटिवेटेड एंड वीडियो सेकंड में आपका बनाऊँ। एंड कार्तिक आर्यन ही एक स्टूडेंट थे जिन्होंने मुझे कहा था कि मैम इकोलॉजी का आप वीडियो बनाइए और हमें इकोलॉजी पढ़ाइए ना। तो कार्तिक आर्यन तक ये वीडियो पहुंचा है। तो कार्तिक आर्यन आप भी कमेंट सेक्शन में जो भी आपके रिव्यूज़ एंड कमेंट्स रहते हैं वो आप मुझे देंगे, सो दैट आई कैन गेट व्हाट अबाउट हाउ आई एम टीचिंग, है ना। तो मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, क्या समझ में आ रहा है आपको, या कोई भी कमी आपको लग रही है कि भाई मैम आपको ये इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, नोट्स क्लियर नहीं है, या कोई और प्रॉब्लम है, या मेरा समझाने का तरीका या कुछ और आपको प्रॉब्लम है, तो यू कैन गिव इट इन कमेंट सेक्शन। आप सभी के जो भी
कमेंट्स होंगे, आपकी राय होगी, दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर मी, है ना। वो मुझे मोटिवेट करेगी, वो मुझे हेल्प करेगी अपने आप को इम्प्रूव करने में। देखो बेटा, नोट्स बहुत अच्छे हैं, आप किसी भी एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको मुझे हेल्प करना पड़ेगा, मोटिवेट मुझे करना पड़ेगा आपको, सो दैट आई कैन कंटिन्यू ऑल दिस वीडियोज़। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इकोलॉजी को पढ़ते रहिए, इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, जो भी आप इकोलॉजी को पढ़ना चाह रहे हैं उनको शेयर करेंगे। और प्लीज़ चैनल पे नए बने हैं आप, चैनल पे यूट्यूब उन्नति ज़ूलॉजी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ताकि आप सारे वीडियोस तुरंत से तुरंत देख पाएँ। हम यहाँ पर तैयारी करवाते हैं MSc BSc 12th CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स, NCERT बुक, PGT बायोलॉजी के सभी टॉपिक्स को। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।